सुप्रभात बच्चों। हमने अपने थर्ड चैप्टर के संघात्मक शासन के लक्षणों का अध्ययन किया। अर्थात हमारे देश में जो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है उनके जो विशिष्ट लक्षण हैं उसका अध्ययन हमने किया। अब हम हमारे देश के एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों को इंगित करने वाली व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पर एकात्मकता के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो आज हम एकात्मक शासन के लक्षण का अध्ययन करेंगे। संघात्मक शासन के व्यवस्था के होते हुए भी भारतीय संविधान को पूर्ण संघीय नहीं माना गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक होने के साक्षात प्रमाण हैं। वे विशेषताएं जो भारतीय संविधान को एकात्मक रूप देती है वे निम्नलिखित हैं। तो प्रथम है एक संविधान। भारत में केंद्र तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान है, अपवाद जम्मू कश्मीर राज्य। जैसे कि अगर हम देखें तो अमेरिका ऐसा देश है जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। वहाँ पर राज्यों के अपने अलग संविधान होते हैं और केंद्र का अलग संविधान होता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। भारत में केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए एक जैसा संविधान बनाया गया है। अब जम्मू कश्मीर जो है, कुछ समय पहले तक हमारे देश में धारा 370 लगती थी, तो वहाँ की कानून व्यवस्थाएं अलग थी, वहाँ की नीतियाँ अलग थी। लेकिन अब हमारे देश में धारा 370 को हटा दिया गया है, तो अब वहाँ पर भी एक संविधान ही लागू होगा। हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी होगी। अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघात्मक प्रणाली है तथा वहाँ राज्यों के अपने पृथक संविधान है, जबकि भारत में समस्त देश के लिए एक ही संविधान है, जिसमें केंद्र तथा राज्यों के शासन की व्यवस्था के संबंध में प्रावधान हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को प्रदान की है। अवशिष्ट शक्ति का अर्थ किसी ऐसे विषय से है जो तीनों में से किसी भी सूची में अंकित नहीं है। हम अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती है जबकि हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ और कुछ ऐसे विषय थे जो उन तीनों सूचियों में शामिल नहीं किए गए और राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो उनको अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है और वो हमारी केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं। अवशिष्ट शक्ति का अर्थ किसी ऐसे विषय से है जो तीनों में से किसी भी सूची में अंकित नहीं है। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान में उपलब्ध है। हमारा तीसरा जो एकात्मक व्यवस्था को दर्शाने वाला लक्षण है वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करने के संबंध में केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अधिकांश भाग को संसद साधारण बहुमत से निश्चित विधि द्वारा परिवर्तित कर सकती है। संविधान का बहुत ही कम भाग ऐसा है जिसमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक होता है। अतः संविधान संशोधन में भी केंद्र सरकार की श्रेष्ठता है, जो कि एकात्मक प्रणाली का मुख्य लक्षण है। हमारी अगली जो लक्षण है वो है शक्तियों का विभाजन। संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है, अर्थात राष्ट्रीय महत्व के अधिकांश विषय केंद्र सूची में रखे गए हैं। संघ सूची में राज्य सूची की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय अंकित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त
संघ सूची के विषयों की कुल संख्या 97 है, जबकि राज्य सूची में कम महत्व वाले 66 विषय अंकित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची में कुल 47 विषय अंकित हैं। संघ सूची में अंकित विषयों पर केंद्र या संसद कानून बनाती है, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। राज्य सूची में अंकित विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, किंतु कुछ विशेष अवस्थाओं में संसद भी राज्य सूची में अंकित विषयों पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में अंकित विषयों पर दोनों यानी केंद्र तथा राज्य सरकार कानून बना सकती है, परंतु यदि राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून केंद्रीय कानून का विरोध करता है, अतः हमें ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी सरल से शब्दों में कि केंद्र और राज्य में किसी विषय को लेकर विरोधाभास की स्थिति आ जाती है तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानून ही माना जाएगा। विरोध करता है तो राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून उस सीमा तक रद्द कर दिया जाता है जिस सीमा तक वह केंद्र सरकार के कानून का विरोध करता है, और तब केंद्र का कानून लागू कर दिया जाता है। अतः शक्तियों का यह विभाजन केंद्र को शक्तिशाली बनाता है, जो कि एकात्मक सरकार का मुख्य लक्षण है। हमारा अगला जो लक्षण है एकात्मक व्यवस्था का, वो है आपातकाल। आपात शक्ति अर्थात संकट काल। प्रायः संघात्मक संविधान को एकात्मक रूप देने के लिए संशोधन करना आवश्यक होता है, परंतु भारतीय संविधान की विशेषता है कि संशोधन किए बिना इसको एकात्मक रूप दिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के अनुसार राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, अर्थात अगर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर भारत की सुरक्षा खतरे में हो तो समस्त देश में या देश के किसी भी भाग में वह आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 क्या है? अगर राज्य में राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य का जो सरकार है वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति वहाँ पर संवैधानिक आपातकाल की घोषणा अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता के अंतर्गत अनुच्छेद 356 आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अर्थात वित्तीय संकट हमारे देश में भारतीय साख को खतरा हो, तो उस समय वित्तीय संकट के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है और उस समय हमारे देश की सारी शक्तियां अर्थात जब भी आपातकाल की घोषणा की जाती है तो सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। तो यह एक तरीके से एकात्मकता का मुख्य लक्षण है। हमारा अगला जो लक्षण है वो है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। संघीय प्रणाली में दूसरा सदन प्रायः समानता के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य 2-2 प्रतिनिधि भेजता है, परंतु भारत की राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। जैसे भारत में 51 राज्य हैं तो वहाँ अमेरिका में 51 राज्य हैं तो वहाँ पर प्रत्येक राज्य में 2-2 प्रतिनिधि राज्यसभा में जाते हैं, लेकिन भारत में राज्यसभा में जाने वाले प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुरूप चुने जाते हैं। तो यहाँ पर राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। एकल नागरिकता, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए कि भारत में
संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर रहने वाले नागरिकों को राज्यों की और केंद्र की अर्थात देश की अलग अलग नागरिकता प्राप्त होती है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत देश का नागरिक कहलाएगा। यहाँ पर भारत में राज्य और केंद्र की अलग अलग नागरिकता की व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है, अर्थात हमारे देश में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारा अगला जो लक्षण है एकात्मक शासन व्यवस्था का, वो है एकल संगठित न्याय व्यवस्था। अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में राज्यों की न्याय प्रणाली केंद्रीय न्याय प्रणाली से पृथक है, परंतु भारत में प्रत्येक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। हमारे देश में न्यायालय की व्यवस्था एक पिरामिड की तरह है। यहाँ पर राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे देश में अंतिम जो न्यायालय है वो है सर्वोच्च न्यायालय, और उसके द्वारा दिए गए निर्णय सभी को मान्य करने होते हैं। तो हमारी सारी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करती है। राज्य के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस प्रकार राज्यों के छोटे न्यायालय के अधीन होते हैं। इन छोटे न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः एकल संगठित उच्च न्यायालय प्रणाली संघात्मक राज्य की ही नहीं बल्कि एकात्मक राज्य का लक्षण माना जाता है। राज्यों को पृथकता का अधिकार नहीं। भारत संघ के राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 1963 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संघ से पृथक होने के पक्ष पोषण को वाक स्वतंत्रता संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वो भारत से पृथक होने की बात भी नहीं कर सकते। उसके लिए भी राज्यों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है, अर्थात स्वतंत्र होना तो बहुत दूर की बात है, वो इस तरीके की बात करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। तो हमारा जो देश है वो एक संगठित व्यवस्था है। सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्यों की सहमति के बिना भी राज्यों का पुनर्गठन या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, और उसके लिए संसद को राज्यों की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है। ऐसे विधान की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार साधारण बहुमत से किया जा सकता है। अनुच्छेद 7 इसके लिए संसद को प्रभावित राज्य के विधानमंडल की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। केवल संसद को सिफारिश करने के प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रभावित राज्य के विधानमंडल के विचार ज्ञात कर लें। यह बाध्यता भी पूर्ण आज्ञापरक नहीं है, अर्थात वो उनके विचार क्या हैं सीमाओं के संबंध में, परिवर्तन के संबंध में, ये ज्ञात कर ले, तो इसके लिए भी संसद बाध्य नहीं है। प्रभावित राज्य द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा समय सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। इस प्रकार भारत संघ में राज्य उस प्रकार अविनाशी नहीं है जिस प्रकार अमेरिका में है। हमने हमारे देश के एकात्मक लक्षणों को इंगित करने वाली व्यवस्थाओं को पढ़ा।
अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक, भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियाँ। भारतीय संघवाद संविधानविद केसी वियर के शब्दों में अर्धसंघीय, अर्थात यहाँ पर अलग अलग विद्वान, हमारे जो राजनीति विचारक क्या क्या कहते हैं संघात्मक व्यवस्था को, वो हम पढ़ रहे हैं। ग्रेनविल आस्टर ने इसे सहयोगी संघवाद कहा है। स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कठोर संघीय ढांचा मानने से इनकार किया है। मॉरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी वाला संघवाद माना है, परंतु यह सत्य है कि भारतीय संघवाद विशुद्ध सैद्धांतिक संघवाद नहीं है और विशिष्ट बहुलवादी परिस्थितियों में इसे एकात्मक शक्तियाँ प्रदान की गई है। केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक आपातकालीन सभी क्षेत्रों में अंतिम व निर्णायक भूमिका केंद्र की ही रखी गई है। अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन उपबंध, वित्त आयोग इत्यादि संस्थागत रूप से केंद्रीकरण के माध्यम रहे हैं। इस एकात्मक आत्मा वाले संघवाद का दूसरा पहलू यह भी है कि राज्यों को अनेक संस्थाओं के माध्यम से उचित महत्व और भागीदारी प्रदान की गई है, अर्थात संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र शक्तिशाली है, फिर भी यहाँ पर राज्यों को उचित अधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, आयोग इत्यादि महत्वपूर्ण संस्थाओं से संघवादी स्वरूप में राज्य की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। गत 6 दशकों के व्यावहारिक अनुभव से भारतीय संघवाद का मूल्यांकन करते हुए कई प्रकार की धाराएं दृष्टिगोचर होती है, जहां प्रारंभिक वर्षों में केंद्र और राज्यों में लगभग एक दलीय प्रभुत्व वाली संस्थाओं के कारण विवाद कम हुए और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हावी रही। वहीं 1967 के बाद से राज्य और केंद्र के बीच विवाद बढ़ते चले गए। हालांकि धारा 356 के उपयोग को लेकर 1955 में ही केंद्र और राज्यों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। साझा सरकार के दौर में केंद्र की स्थिति स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होती है और भारत में भी 1990 के पश्चात ऐसा ही हुआ, परंतु अब धीरे धीरे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केंद्र मजबूत होने के बावजूद राज्यों के हितों पर उचित ध्यान देते हुए पर्याप्त राजनीतिक आर्थिक स्वायत्तता प्रदान करने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात राज्यों को राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रताएं दी गई है। जीएसटी जैसी एकीकृत कर व्यवस्था से भी अंततः राज्यों के बहुप्रतीक्षित आर्थिक संसाधनों को ही मजबूत करने का कार्य किया गया। यद्यपि पूर्व में केंद्र द्वारा अत्यधिक दबावों और धारा 356 के बार बार दुरुपयोग के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग जोर पकड़ने लगी थी। विपक्षी शासित राज्यों द्वारा केंद्र की संघर्ष की राजनीति आम बात थी और एक संपूर्ण आयोग 1983 में सरकार या आयोग गठित करना पड़ा, परंतु वर्तमान में कतिपय जल विवादों को छोड़कर सामान्यतः अब केंद्र तथा राज्यों के मध्य सामंजस्य तथा समन्वय का वातावरण बनता प्रतीत होता है, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच तनाव की स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है। राज्य के बीच भी तनाव कम होता जा रहा है। सरकार आयोग ने भी 1985 की अपनी रिपोर्ट में मजबूत केंद्र परंतु सुदृढ़ राज्यों का सुझाव दिया था, जो अब चरितार्थ प्रतीत हो रहा है। तो आज हमने हमारा तीसरा जो अध्याय था भारत की संघीय व्यवस्था, उसका अध्ययन पूर्ण कर लिया है। हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी पढ़ लिए हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों का अध्ययन भी किया और भारतीय सहयोगी संघवाद की प्रवृत्ति का अध्ययन भी किया। तो आप
एकात्मक लक्षणों को भी याद कर लें, संज्ञात्मक लक्षणों को भी याद कर लें। और भारतीय संज्ञात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किया गया है, फिर भी यहाँ पर एकात्मकता के लक्षण देखे गए हैं। इस तरीके की जो प्रश्न हैं हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको ये जो सारे लक्षण हैं वो याद करने हैं। आज का हमारा होमवर्क, एकात्मक शासन के लक्षण लिखिए। जितने भी लक्षणों का अध्ययन आपको कराया गया है वो सारे ही आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आपको एक रफ कॉपी बनानी है व्यवस्थित तरीके से, और उसमें सारे ही प्रश्नों को लिखना है।